अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आज हम सबसे पहले आगाज़ करें मसला फ़लस्तीन के हवाले से। कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास भी इस वक्त जारी है इसी मसले से मुतल्लिक। फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और सिहोनी फ़ौजों ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर क़यामत बर्पा कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा की मज़म्मत के बावजूद इसराइली फ़ौज की जाहिरियत जारी है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आज भी अपनी हठ धर्मी पर डटे हैं और ये कहते हैं कि मतलूबा अहदाफ हासिल होने तक किसी सूरत हमले नहीं रोके जाएंगे। इसराइली फ़ौज के हमलों में अब तक 85 बच्चों और 34 ख़वातीन समेत शहीद होने वालों की तादाद 218 तक पहुँच चुकी है, जबकि 5,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी से सैकड़ों रिहायशी इमारतें, पनाह गुज़ीन कैंपस, सड़कें, हस्पताल और इबादत गाहें मट्टी मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का सख्त और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुल्की और आलमी सतह पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुतहरिक हो चुके हैं। आलमी रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते भी किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली का इजलास बुलाने के लिए तुर्की के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा जाने की उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी हवाले से हमारा सवाल है अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास इस वक्त भी जारी है, शाह महमूद कुरैशी साहब जब इजलास से खिताब कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर कोई ताकत इस मामले को हल कर सकती है तो वो अमेरिका है। आपके ख्याल में इसराइली दहशतगर्दी को रोका जा सकता है अमेरिका की मदद से? देखिए, अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो वो ठीक कह रहे थे, लेकिन अमेरिकी सदर भी 10 बार सोचता है बोलने से पहले इसराइल के हवाले से, क्योंकि बहुत खौफ का आलम होता है उसके लिए भी। बहुत स्ट्रॉन्ग है ज्यू लॉबी जो अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में। आप देख लें कितना वो OIC के इजलास में देख लें क्या हुआ। कोई इस तरह की बात आपने कोई सुनी हो कि फ़लस्तीन इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा को हार्श वर्डिंग भी यूज़ हुई, वो भी बहुत प्यार से इस मसले को देख रहे हैं। कोई इसराइल को उस तरह से नहीं रोका। मैं कौमी असम्बली के आज के इजलास के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। पहले अपोजिशन लीडर की तकरीर मैंने सुनी शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा साहब का जो जवाब था बहुत अच्छा, क्योंकि एक फ़लस्तीन के इशू पे बहुत प्यार से शहबाज शरीफ साहब ने भी को बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं की गवर्नमेंट पे, अपने ताउन की पेशकश ही करते रहे। और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जवाब, काश ये बाकी जो कौमी मामलात हैं उस तरह उन पे भी इसी तरह का माहौल कौमी असम्बली और हमारी पार्लियामेंट में, सेनेट में के जब इजलास हो रहे होते हैं उसमें हो सके तो क्या ज़बरदस्त काम हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन के हवाले से ज़ाहिर है बहुत सी शिकायत शिकवे थे, उन्होंने कहा कि नहीं आज मैं उन पे बात नहीं करूँगा। तो ये शिकवे शिकायत अगर ख़त्म ही हो जाएँ, जब कोई ऐसा इशू आता है इस पे ये इकट्ठे हो जाए और कहें, और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा ज़िम्मेदार है इसकी। शहबाज शरीफ साहब आज जिस तरह आज भी जिस टोन में बात कर रहे थे और बहुत शुरू में भी उन्होंने जो हुकूमत को दावत दी थी कि मिसाके मईशत कर लें और मिल के चलना होता है, तो इसी तरह से है। कोई एक खूबसूरत माहौल होता है कि जहाँ कौम के लिए कुछ आपने इकट्ठे मिल के करना होता है तो वो फिर आप इख्तलाफात की नज़र नहीं करते इजलासों को। यहाँ तो इजलास आज ये नहीं लग रहा था कि कौमी असम्बली का, पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। आज ये मुझे किसी और कौमी असम्बली का इजलास लग रहा था, क्योंकि यहाँ तो इजलास शुरू होने से पहले जिस तरह का माहौल होता है और इजलास शुरू होने के बाद और बस वो इजलास ख़त्म करना पड़ता है स्पीकर को। तो मेरा ख्याल है इससे इनको ये आज कि इससे अकल के को नाखून लेने चाहिए और इनको चाहिए कि इसका माहौल अच्छा कर दें। बाकी हम लोग सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं। पाकिस्तान जनरल असम्बली का इजलास बुलाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, तुर्की के साथ मिलके हो या किसी और के साथ, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। क्योंकि जब अरब मुल्क खुद इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हों तो फिर उसका हाथ किस तरह से रोका जा सकता है। ये तो जाहिर है एक यूनिटी हो। तो आप देख रही हैं कि अमेरिका और बाकी कुछ मुल्कों में भी अगर एहतजाज हो रहा है तो वो अवाम की सतह पे हो रहा है, हुक्मरान उनके भी इसराइल के साथ हैं, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। जी आमिर इलियास राना साहब, वो अयाज साहब ने सारी बातें बता दी जो पाकिस्तान का मंजर है। आप देखें ना कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है
वो ये है कि OIC का इसराइल पर काला जादू कराने का फैसला। फिर तंज ये चल रहा है कि इसराइल पे कब हमला करेंगे कि जी जब ये मुसलमान हो जाएंगे। के प्राइवेट इदारे सतह पे आप देख लें कि सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका ने छुट्टी करा दी कि जी कोई बहस नहीं, कोई करारदाद नहीं होनी। तो रह दे के वो जनरल असम्बली है जिसके 70-72 साल 74 साल से हम कश्मीर की करारदादें लेके रोना पीट रहे हैं, जिसकी वैल्यू ये है कि वहाँ से करारदाद पास होने के बावजूद उसके बाद इंडिया ने अब ये कर लिया कि 370 लगाया मकबूजा कश्मीर पे, 35A लगाया और फारिग कर दिया। ठन गोपाल है और हम एहतजाज धूप में खड़े होकर करने के लिए पाबंद हैं। अब शायद जुमे को भी कोई नया ऐलान आए कि जी चूँकि गर्मी आ रही है लिहाजा दरख्तों के नीचे खड़े होकर आप एहतजाज कर लें। मस्जिद के मेंबरों में तो वो उलमाए कराम तो हमेशा ही करते हैं जब कोई मजालिम की बात आती है, लेकिन इशू ये है कि हम मिन हैसुल कौम और फिर मुसलमान के तौर पे अपने ही लोगों के लिए मुनाफकत का इतना बड़ा ताज पहनते हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन उसका एक बड़ी मिसाल है कि मुहावरे बन गए हैं कि लोग कहते हैं ये कोई मसला कश्मीर है जिस पर भी बात हो जो इसने हल नहीं होना। मतलब क्लियर हो गया है, बच्चा बच्चा बोलता है फ़लस्तीन को अरबों ने फेंक दिया और कश्मीर पे हमारे ऊपर हम बेशक वो कहें ब्लेम गेम है कुछ है, लेकिन इंडिया ने जो कुछ किया हम तो वहाँ पे जो टार्चर हो रहा है उसको भी अपने मुसलमान ये जो उम्मा के 57 ममालिक हैं मिल के नहीं ला सके। ताहिर अशरफी साहब बात ज़रूर करें इस पर, बड़ा अच्छा सऊदी अरब का दौरा रहा लेकिन मजम्मत उसमें मकबूजा कश्मीर की कहीं नहीं शामिल आई। वो OIC के इजलास में होगी, सब कुछ होगी, लेकिन हमारे साथ इस एलामिये में भी होनी चाहिए थी। उन्होंने कह दिया ये दो तरफा है, बहुत अच्छा है सब ममालिक के जी। वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि जो उनके साथ इश्यूज चल रहे हैं उनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो बात फिर इस बात की कहानी को ख़त्म करना चाहिए। ये उम्मा की कहानी, सबके अपने अपने मफादात हैं और पाकिस्तान को जो बात आज कौमी असम्बली में नज़र आई कि फ़लस्तीन के इशू पे तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ पे भी वो आनी चाहिए। मिसाक मईशत आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ऑफ़र कर चुके हैं, उसे इमरान खान कबूल कर लें, केसेस चलाते रहें, पकड़ते रहें, अंदर करते रहें, कोई ECL पे हो कोई ना हो, लेकिन इस मुल्क को चलाने का भी कोई बंदोबस्त कर लें। जी हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ है। और आज मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली में जिस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया है और इन मज़ालिम की मज़म्मत की है, ये एक पाकिस्तान का पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि हम अपने इन मज़लूम भाइयों के साथ हैं और इस मसले से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। बाकी भी जो कोशिशें हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब की खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी बात हुई, तैयब अर्दगान साहब से भी बात हुई, महातिर मोहम्मद से भी बात हुई, वज़ीर ख़ारजा साहब ने मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से भी बात की। और फिर कल जो है वो इस्लामी ताउन तंजीम का भी एक इजलास जो है हंगामी हुआ है। हम जो कर सकते हैं, पाकिस्तान ने मेरे सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें मक्का मुकरमा में ये कहा था कि पाकिस्तान उम्मा के मसाइल के ऊपर हम मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। मेरे भाई हैं आमिर इलियास राना साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक मेरा भाई जो है वो रोज़ा नहीं रखता या नमाज नहीं पढ़ता या मैं रोज़ा या नमाज नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ा और नमाज साकित हो जाएगी। हमें उम्मत की बात करनी है और यही हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। कोई मानता है नहीं माने, नहीं मानता ना माने, हमें इससे गरज नहीं है। और यही बात वज़ीर आज़म साहब ने OIC के सेक्रेटरी जनरल साहब को ये कही थी कि पाकिस्तान उम्मत के जो मसाइल हैं, इस्लामिक फोबिया है, कश्मीर है, फ़लस्तीन है, इस पे हर तरह का जो इस्लामी ताउन तंजीम फैसला करे ताउन के लिए तैयार है। और यही बात हमने जो है कल भी कही है। और यही बात जिस वक्त सऊदी अरब में थे इमरान खान साहब, उनकी जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान हैं उनसे जो मुलाकात हुई उसमें भी कही गई है। हम तो जो किरदार अदा कर सकते हैं जिस काबिल है, एक बात याद रखिए, एक जज्बाती बात है कि अभी ये ऐलान करें जी आपकी कोई सरहद फ़लस्तीन के साथ नहीं मिलती, आपका कोई इलाका फ़लस्तीन के साथ नहीं मिलता। जो इस्लामी ममालिक जिनकी सरहदें फ़लस्तीन के साथ मिलती हैं
अगर वो हमें इजाजत ना दे तो हम तो वहाँ इमदादी काम भी करने नहीं जा सकते हैं। तो हमें देखना है कि इसका कोई हल क्या है कि जिससे ये मसला हल हो, और उसके लिए जो भी मुमकिन है अपनी बसात के मुताबिक अल्लाह ने हमें जितना मुकल्लफ बनाया हमें अपना काम करना है, और इंशाअल्लाह उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। सही सही जी ब्रिगेडियर साहब, हल क्या कैसे हो सकता है और अपनी बसात को देखते हुए पाकिस्तान किस तरह से मदद कर सकता है? बुनियादी सवाल यही है कि आपके ख्याल में इसराइली दहशतगर्दी को कौन रोक पाएगा? देखें, दुआ बात यह है कि ना हमें अमेरिका से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। पहले भी देख लिया, ये रेजोल्यूशन उन्होंने रुकवा दिया। ओपनली उन्होंने कहा कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड। यूरोपियन मुल्कों ने ज़्यादातर ने यही कहा, नॉट रियलाइजिंग कि किसने बैतुल मक़दस में 27वीं रात को क्या कुछ हुआ सबको मालूम है। क्या बुलेट्स, रबल बुलेट्स मारी गई, फिर स्टन ग्रेनेड फेंके गए, फिर फायरिंग की गई, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद किया गया, नमाजियों को ज्ञान और नाते लोगों। उसके बाद आपने देखा कि अल जज़ीरा का मीडिया हाउस, जब सब चीज़ों में नुकसान हो गया उसके बाद हमास ने रॉकेट फायरिंग शुरू की, बट नोबडी स्टॉप। बात यह कि हम किसी को क्यों ब्लेम करें? ना यूनाइटेड नेशन करेगी, ना अमेरिका करेगा। इट इज़ मुस्लिम कंट्रीज, मुसलमान, वेयर आर वी, एंड OIC की हैसियत वो रहेगी जब जिसको मैं कहता हूँ OIC, दिस इज व्हाट इट इज। इंतहा ज़्यादा शर्मनाक बात है अरब ममालिक के लिए, और जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं इट इज़ पाकिस्तान, टर्की, ये 2 मुल्क हैं, या ईरान जो सामने ये बात कर रहे हैं। अगर जब तक आप खुद नहीं करेंगे दुनिया आपकी मदद नहीं करेगी। इट इज़ अ लेजिटिमेट स्ट्रगल। यूनाइटेड नेशंस जेनेवा कन्वेंशन में दे आर अलाउड टू डू आर्म स्ट्रगल, और जिस मुल्क की मदद चाहें वो ले सकते हैं। वाई कांट विद दीस अरब ममालिक, पाकिस्तान, टर्की, उनको आर्म स्ट्रगल में हेल्प करें, दें उनको हथियार, वेपन, एमुनिशन। देखिए इजराइल का क्या होगा। इजराइल इज वेरी सेंसिटिव कि उनके लोग मरे तो वो पागल हो जाते हैं और डर जाते हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान में किया था, बैरूत में क्या इनका हाल किया था, ये खुद ब खुद उन्होंने सीज़फायर की थी। सो अगर इनके लोग मरने शुरू होंगे जो ये जिसके आर्म स्ट्रगल करेंगे, तब ये सारी दुनिया खड़ी होगी। अमेरिका भी साथ होगा, इजराइल खुद कहे कि जहाँ जहाँ सेटल करें 2 नेशन थ्योरी को भी एक्सेप्ट करें। इसलिए ये रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। हम साथ खड़े, हम साथ तरीका क्या कर रहे हैं, साथ खड़े। दिस इज नॉट द टाइम। ग्रेटर इजराइल में हाफ ऑफ इजिप्ट, हाफ ऑफ सऊदी अरब, लेस मक्का मदीना, एंड देन सीरिया, इराक, दे आर पार्ट ऑफ ग्रेटर इस्माइल। जब इनको होश आएगी, इन बदुओं को मैं ऑनेस्टली आई मस्ट टेल यू, इसलिए दे आर जस्ट मैड बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, और ये टोटली कंट्रोल्ड अमेरिका की मर्जी के मुताबिक बोल नहीं सकते हैं। इसलिए दे हैव टू स्टैंड। पाकिस्तान, टर्की की मदद करें, तब यूनाइटेड नेशन भी, अमेरिका भी, यूरोपियन यूनियन भी और इजराइल खुद पांव पकड़ेगा जी, तब कुछ नहीं हमें छोड़ दें। दैट इज व्हाट इज नीडेड एट दिस मोमेंट। फैसल हुसैन साहब, देखिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, क्या फ़ायदा हो रहा है फ़लस्तीन के अवाम का, या इसराइल का क्या नुकसान हो रहा है इस पर अगर साथ नहीं भी खड़े होते? कोई फ़र्क पड़ रहा है? वज़ीर ख़ारिजा साहब फरमा रहे हैं कि किबला अव्वल पे हमला, 57 इस्लामी मुल्कों पे हमला है। तो क्या कर लिया 57 इस्लामी मुल्कों ने? दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है अमेरिका है, जो किसी को खातिर में नहीं लाता, लेकिन उसी अमेरिकी सदर की जो है वो इसराइल के सामने आवाज़ नहीं निकलती। आखिर वजह क्या है इसकी? इन वजूहात पे जो है वो हमें गौर करना पड़ेगा। आखिर क्या वजूहात है? ऐसी कौन सी इसराइल की ताकत है जो पूरी दुनिया उसके आगे जो है बेबस हुई हुई है? दुनिया की सुपर पावर उसके आगे जो है बेबस हुई हुई है। अब अगर इस पर हम गौर करें तो उसके पास क्या है? तालीम है, इल्म है, दौलत है, टेक्नोलॉजी है। तो वो हासिल क्यों नहीं करने की कोशिश करते? अगर हमें अपना गलबा हासिल करना है तो गलबा तो किरारदादों को मंजूर करने से तो नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के वैसे वो आमिर साहब बता रहे थे, वो किए चले जा रहे हैं, 70 साल से करते रहे। किरारदादें तो कहीं ना आपका कोई कब्जा खत्म करा सकती हैं, ना कि गलबा हासिल करवा सकती हैं। यहूदी कितनी तादाद में दुनिया के अंदर है, लेकिन उनका गलबा है। तो क्या वजूहात है उनका गलबा है? लेकिन उन चीज़ों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। बाकी बातें करने से तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होना। हमसे अब मुसलमानों से ज़्यादा तो बातों का मुकाबला कोई जीत ही नहीं सकता इस वक्त। और इस बातों के मुकाबले में तो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं और तुर्की के सदर साहब चल रहे हैं। उनकी अगर आप तकरीरें सुने तो ऐसा लगता है वो इस वक्त एक अजीब तरीके से तुर्की के सदर को जो है मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर बना के जो है वो पेश करने की कोशिश की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में, पूरे अमल में उनकी बातों के अलावा है क्या? अमली तौर पर उनके क्या इक़दामात हैं?
कुछ भी नहीं है, बातें कर रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, सऊदी अरब भी बातें कर रहा है, करते रहे बातें। इल्म हासिल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहिए, कारोबार पे कब्जा करना पड़ेगा, मासी खुशहाली हासिल करनी पड़ेगी। बाकी 70 साल हमने बातें कर ली हैं, बाकी भी करते रहेंगे। इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन बातों से, हमारी बातों से। जी इलियास साहब, देखिए जी, इस्लामिक ममालिक ने जो OIC ने करारदाद मंजूर की, इसका क्या फ़ायदा? बस सिर्फ कागज़ पर लिख के और करारदाद मंजूर कर ली, यकजहती कर ली और इस तरह। वो तो पूरी दुनिया में मुसलमान कर रहे हैं, आज भी एहतजाज किया है, पाकिस्तान में देखें एहतजाज कर रहे हैं, हर बंदा अफसरदा है। लेकिन ये जब तक अमेरिका और यूनाइटेड नेशन वगैरह नहीं चाहेंगे तो उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसराइल उनका क्या कहते हैं, उनके ऊपर हाथ है, उनके साथ यकजहती करते हैं। देख लें, उनके प्राइम मिनिस्टर भी, उनके प्रेसिडेंट भी, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी नहीं उनके ख़िलाफ़ बोल सकता, क्योंकि बेसिकली उनकी इक़्तिसादी, उनके जो माली फ़ायदे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है जूश की, तो इस वजह से वो सारी जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कोई उनके साथ इस तरह नहीं कर रहे। ये देख लें कितनी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की जा रही है, बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही, औरतों को मारा जा रहा है। जिस तरह देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, देख रहे हैं, एक बाकायदा मीडिया में देख रहे हैं, सब हम लोग भी इधर देख रहे हैं, अफसरदा हैं, परेशान हैं, लेकिन देख लें कुछ नहीं। अगर यही कोई मुसलमान मुल्क अगर कोई कर दे तो इसमें यही होता है। ये इसी तरह बर्मा में पहले होता, पहले इसी मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों पर जो तशद्दुद होता है, कोई कुछ नहीं करता है। ये हमेशा इसी तरह करते हैं। देख लें, मुस्लिम उम्मा भी जो है सारी खामोश बैठ के देख रही है, सिर्फ एक बातचीत के हद तक है। सिर्फ 2-3 ममालिक हैं जो बढ़ चढ़ के एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया भर में ममालिक, अमेरिका में भी और इंग्लैंड में, सब जगह दुनिया भर में भी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रेशर नहीं लिया गया। तो ये जाहिर है जब तक सलामती कौंसल या इस दिन ये लोग हैं, लेकिन वो भी उनके आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं इसराइल के सामने। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब बात जो है वो ऐसे आगे निकल चुकी है और इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए, इस जंग बंदी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा सवाल होगा, शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे, हुकूमत ने ये तय कर लिया। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ मुश्किलात से निकल पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। वो जमानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं। दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहता है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक PMLN और गवर्नमेंट के दरमियान कानूनी जंग शुरू हो गई है। दोनों जानिब से लफ्जी गोलाबारी भी की जा रही है और ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और दरख्वास्त में कहा है कि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला यकतरफा है। अदालत ने मुतलका हुक्काम से ना कोई जवाब मांगा, ना ही कोई रिपोर्ट तलब की, इसलिए कानून की नज़र में ये फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता और शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। कानूनी इक़दाम से लग रहा है कि गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि शहबाज शरीफ को किसी सूरत बाहर नहीं जाने देना, लेकिन PMLN और गवर्नमेंट के इक़दाम को तौहीन अदालत PMLN करार दे रही है गवर्नमेंट के इस इक़दाम को और इस बात पर डटी हुई है कि गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे। आज PMLN ने भी तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ 2 दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो आप सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने देंगे, जबकि PMLN भी जाहिर है अपने मौक़िफ़ पर डटी है। सवाल आपके सामने ये है कि आप समझते हैं क्या शहबाज शरीफ इन मुश्किलात से निकल पाएंगे? देखिए जी, अब ये जो कुछ भी है ना, अब कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। आप देख लें कि शहबाज शरीफ इतने हुकूमत के हवास पे सवार हैं कि वज़ीर दाखिला ने अरेंज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कल ऐलान किया और सुबह 11 बजे करनी थी, और उसके ऊपर
फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसा पानी फेरा है कि पहले ट्वीट कर गए कि जी नाम ECL पे डाल दिया है। तो वो फुसफुसी सी रंजीदा चेहरे से शेख रशीद साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जो तुर्रा उन्होंने बांधना था अपने सर पर वो तो ले गए फवाद चौधरी, उनकी वजारत का काम था और वो ले गए फवाद चौधरी और अनाउंस कर दिया। अब फिर मरियम औरंगज़ेब ने आज ट्वीट्स भी किए और दिखाए कि जी अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को कह चुकी कि उनका नाम ECL पे नहीं डाला जा सकता। ये नैब की अपील के ऊपर फैसला आया था। अब नैब का किस्सा ये है कि आज कैप्टन सफदर की जो वारंट थे वो पेशावर हाई कोर्ट ने इस तरह उड़ाए हैं कि बदनीयती पर मबनी वारंट है, और नैब को सुप्रीम कोर्ट कई दफ़ा कह चुकी है कि जब आपके साथ बंदा तफ्तीश में ताउन कर रहा है तो आप क्यों अरेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भाग तो नहीं रहा। और फिर 3 रुकनी बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का है, लार्जर बेंच, उसने जिस तरीके से नैब के अपने जवाबात अपने फैसले में लिखे हैं, तो कौन सा जवाब रह जाएगा आगे जाके अदालतों में नैब के पास कि आप जो नए केस में भी ले आए हैं ना, पुराने केसेस में तो पहले ECL उड़ा चुकी सुप्रीम कोर्ट के, नहीं आप नहीं रोक सकते उसे। तो नए केस जो असासों के आप कह रहे हैं उसमें आपने कहा ना किकबैक लिया, ना रिश्वत लिया है, ना कोई फ्रॉड सामने आया है, तो बेसिकली उसके ऊपर अब ये रोए पिटे हैं। ये जस्टिस वो खोसा साहब होते थे, वो नवाज शरीफ के अतर मिनल्ला वाले केस पे इतनी लंबी चौड़ी एक जजमेंट दे गए थे कि जी जमानत में ये पैराए होंगे। जिस तरह वो एक अलिफ लैला की पूरी कहानी है कि जी आपने अगर वीडियो की फॉरेंसिक करनी है तो इस तरह करनी है, इसी तरह का वो फैसला था। लेकिन हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 199 के तहत जो फैसले कर रही है उसको भी तो आइन ने जवाब दिया ना। ठीक है, गवर्नमेंट गई है, अब तौहीन अदालत का केस लगेगा लाहौर हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो नंबर नहीं लगाया, यानी जब लगेगी तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने ये नहीं दरखास्त दी कि अर्जेंट हेयरिंग हो, उन्होंने अपने तो ही काम रोक लिया है कि शहबाज शरीफ ज़ाहिर नहीं उड़ सकते। अब देखेंगे अदालतें क्या फैसला करती हैं। जी हाफिज ताहिर साहब, गुजारिश ये है जी कि बात बड़ी वाज़ेह है कि क्या इस मुल्क के अंदर अगर तो कानून सबके लिए बराबर है तो फिर मियाँ साहब के लिए भी वही कानून होना चाहिए, और अगर इस मुल्क के अंदर कानून जो ताकतवर है उसके लिए और है और फिर जो है गरीब है उसके लिए और है, तो फिर अच्छा है ऐसे ही चलता रहे। अब मुझे आप बताएं कि रेडी वाला जो है वो तो 5-5 साल अंदर पड़ा रहता है, उसकी कोई जमानत भी नहीं लेता, और इधर यानी मियाँ साहब ने अपने बड़े भाई की जमानत दी हुई है कि वो वापस आ जाएंगे। अदालत वो नहीं देख रही कि भाई साहब ने जमानत दी हुई है और भाई साहब वापस नहीं आ रहे। अब जनाब ये भी चले जाए, पहले ही जरा देख लें कि इसी केस में कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग जो हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं कौम भी देख रही है और कानूनी हक है। हुकूमत आज चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी उस पर अमल दरामद करते हैं। जी अयाज खान साहब, ये बात तो ठीक है, ज़ाहिर है फैसला तो अदालतों ने करना है। असल में गड़बड़ सारी वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, जितनी तेज़ी से वो सारी कार्रवाई करने के बाद फैसला किया गया, ज़ाहिर है उसके बाद सवाल तो उठते हैं कि अदालतें हमारी इंसाफ तो दे रही हैं, ये फैसले कर रही हैं, तो किस तरह से कर रही हैं कि फिर नज़र आता है कि ज़ाहिर है ताकतवर के लिए कानून तो कोई और है कि जब वो तय कर लेता है कि मैंने जाना है। इतलात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में थे और वहाँ से उनको बुलाया गया कि आज ही इस केस का फैसला करना है, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएँ अदालत में, और वो जो हुआ वो आपके सामने है। और फिर ये वही जज साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से वो गारंटी भी मांगी थी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की। बहरहाल वो अदालतें जाने और उनका काम जाने और सुप्रीम कोर्ट जो करेगी वो देखा जाएगा। शहबाज शरीफ साहब चूँकि वापस आ चुके एक दफ़ा, उस हवाले से तो देखा जाए तो उनके जाने में एतराज़ नहीं होना चाहिए था हुकूमत को कि एक बंदा बाहर जाके फिर जेल भी चला गया, शामिल तफ्तीश भी हो गया, और फिर नैब उस तरह से इतना अरसा जेल में रखने के बावजूद आप कुछ नहीं निकाल सके, तो इसके बाद आप क्या तेल निकाल लेंगे? क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। तो उस हवाले से तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का राइट है, वो अगर जाना चाहते हैं तो उनको जाने देना चाहिए। और वो कहते हैं कि जी मैं वापस आ जाऊंगा। अब भाईजान को तो जाहिर है उन्होंने गारंटी तो दे दी, लेकिन वो भाईजान तो अपनी मर्जी के मालिक है ना, शहबाज साहब तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा तो मेरे ख्याल मान लेना चाहिए। जी इलियास साहब, देखिए अब अदालत ने जो फैसला करना है इस पर, अब जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो देखें तौहीन अदालत की भी उन्होंने करा ली, दूसरा भी कहा है कि इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ब्लैक लिस्ट में से नाम निकालने के लिए जो फैसला दिया अदालत ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अब ये अदालत में इस पर होगा। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने ये इस पर ठान लिए कि वो इस फैसला जो था उस पर अमल दरामद करवाने के लिए जो भी है वो करेंगे। इस पर वो अब डटे हुए हैं।
और दूसरी तरफ कल पंजाब असम्बली में भी मुस्लिम लीग टफ टाइम देगी गवर्नमेंट को रिंग रोड के हवाले से। इसी तरह जो है कि इस पर जो है अब आइंदा दिनों में देखेंगे कि क्या फ़ैसला अदालत करती है, कि गवर्नमेंट पे तौहीन अदालत लगती है कि नहीं। तो गवर्नमेंट भी डटी हुई कि उन्होंने जाने नहीं देना, उन्होंने दूसरे केसेस भी खोले हैं, दूसरा भी ECL में भी नाम डाल दिया है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें ये एक मज़ीद जो जंग शुरू हो गई है बाहर जाने देना है कि नहीं जाने देना, इस पर मसला चलें, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पर पहले बड़ी तनकीद हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर गए हैं इलाज के लिए, वो वापस आए नहीं, और ना ही उनके कोई था, जैसे कहा गया था कि उनके बारे में रिपोर्ट्स आएंगी, ये आएगा, महकमा दाखिला की जानिब से जमा करवाई जाएंगी, उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ दोबारा देखने में नहीं आई। तो अगर मियां शहबाज शरीफ साहब भी चले गए तो गवर्नमेंट पर और मज़ीद तनकीद होगी कि गवर्नमेंट ने अपने हाथों से एहतसाब का नारा लगाया था और ये इनके सारे चले गए अपोजिशन। जी फैसल हुसैन साहब। अच्छा, शेख रशीद साहब का ये जो कहना है कि ये बाइज अपोजिशन लीडर हैं जो मुल्क में नहीं रहना चाहते, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमें शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है इसको बहरहाल इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे तो नहीं देखना चाहिए। ये एक सियासी इशू है और सियासी बुनियादों पर ही जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के जो मारूजी सियासी हालात हैं उसी तनाजुर में जो है हमें शहबाज शरीफ का जो है वो इशू देखना चाहिए। अब इनके भाई साहब नवाज शरीफ साहब गए थे इलाज के लिए, तो वो सही गए थे गलत गए थे इस बात को भी एक तरफ रख दें, लेकिन आज तक ये भी मालूम नहीं चल सका कि उनका इलाज हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो क्या इलाज हुआ, उसका क्या सूरत हाल बनी, ये भी आज तक किसी को जो है वो मालूम नहीं चल सका। लेकिन आप सूरत हाल देखें, ये है आप इस मुस्लिम लीग की जो सियासत है वो समझ से बाला तर है। अगर हम इसका पीपल्स पार्टी के साथ एक तकाबली जायजा लें तो पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामान में भी मुस्लिम लीग से कमज़ोर है, इस्टेब्लिशमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में भी पीपल्स पार्टी का जो असर रसूख है वो मुस्लिम लीग नून से जो है वो कम है। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो मुस्लिम लीग से जो है वो हमें ज़्यादा जो है वो मजबूत नज़र आती है। जहाँ पे उनको अक्सरियत नहीं है वहाँ वो जीत जाते हैं, जहाँ उनको हारने को कहा जाता है वहाँ पे वो जो अक्सरियत होने के बावजूद जो है वहाँ वो हार भी जाते हैं। तो जो ज़मीनी इलेक्शन होते हैं जहाँ उनका नामो निशान नहीं होता उनको जो है वहाँ की भी वो सीट निकाल लेते हैं। जब एक अपोजिशन को इत्तेहाद को तोड़ना हो तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए जो है वो उस इत्तेहाद को जो है वो रेजा कर देते हैं और उसका वो इनाम भी जो है वो पूरा पाते हैं। तो जो यहाँ मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो तो इखलाकी बुनियादों पे और जमहूरी बुनियादों पे तो कोई भी सियासत नहीं कर रहा। तो मुस्लिम लीग को चाहिए कि वो फिर थोड़ी बहुत तरबियत जो है वो पीपल्स पार्टी से ले ले, ताकि उसकी जो अपनी जो ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान से बाहर जाने की, जो उनकी सियासत जो अपने खानदान से शुरू हो रही है, अपने खानदान पे खत्म हो रही है, उसके मफादात का जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। जैसे अपना पीपल्स पार्टी की क़यादत है अपने खानदान के मफादात को मुकम्मल प्रोटेक्ट कर रही है। सही, आज आपने मान लिया आप पीपल्स पार्टी के फैन हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें तो आप बात ही इट स्टार्टेड ऑफ विद हाई कोर्ट। लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रार ने इसको ऑब्जेक्शन लगाया कि इसके बाद कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद छुट्टियाँ हुई, हाई कोर्ट ने दोबारा सुन ली है। हाई कोर्ट ने उनसे नहीं पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट कितने मेडिकल के वो नहीं है, क्या आपने हुकूमत के पास से अप्रोच किया ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए। हुकूमत से पूछा नहीं कि आपने ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला। जाओ चीज सब चीज़ों छोड़ते उन्होंने उनको क्लियर कर दिया। ना ये पूछा कि आपने भाई की आपने गारंटी दी कि आपको भाई साहब वो तो बुलाएं। अब उसके बाद यहाँ पर वो एशियन में डाला है बिल्कुल कंटेम्प्ट के लिए। आज भी पेपर उन्होंने रजिस्ट्रार ने वापस कर दिए जी कि कोविड की वजह से जितने कंटेम्प्ट केसेस हैं वो हम नहीं सुनते। इवन देन कल हाई कोर्ट इसको सुन रहा है। तो आप इससे देखें कि हम अपनी कोर्ट्स को और अपने फैसलों को कितना मुताज़ा बना रहे हैं और ये दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। 128 में से पाकिस्तान के कोर्ट्स की जो नंबरिंग है 120 है, ये बात है। अब इस स्टेज पे जब ये जाना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट से अप्रोच क्यों नहीं किया उन्होंने, क्यों नहीं अप्रोच करते गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि दे शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद इनका नाम भी इस चीज में डाला है, ये कैबिनेट फाइनल करती है निकालने के लिए नाम। इसलिए गवर्नमेंट इज एडमेंट के ये क्योंकि ये केस इनका फाइनल हो गया है, अब ये रेफरेंस फाइल हो रहा है और उसके बाद ज़ाहिर अगर ये नहीं है तो डिले हो जाएगा और इसमें सब सबूत के खिलाफ आ गए हुए, इसलिए जाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पर ये वापस नहीं आएंगे। गवर्नमेंट को भी अंदाजा हो गया, नैब ने इनको फीडबैक भी दी है, प्रोसिक्यूशन है, दैट इज व्हाई ही वांट टू गो एंड डजंट कम। ये कोई स्पेशल नहीं है। 110 साल का बूढ़ा आदमी जेल में मर गया, उसने 2 हफ्ते पहले ये कहा था जी मैं इतना बूढ़ा हूँ, मुझे जेल से निकाल दिया जाए, कोई गारंटी ले दी जाए। कोर्ट ने 20 दिन का ऑर्डर दिया और उस दौरान में मान
ये गरीब और अमीर का फ़र्क है। आई थिंक यहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों या PTI हो या एनीबॉडी एल्स पॉलिटिशियन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या हुकूमती नुमाइंदगान हो या आदमी हो। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, बलूचिस्तान में तांबे और सोने के ज़खायर मुल्क की तरक्की में कितने मददगार, राय लेंगे। नाज़रीन, दुनिया में बलूचिस्तान में सोने और तांबे के 5वें बड़े ज़खायर हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हम इन ज़खायर से फ़ायदा नहीं उठा सके हैं। 1993 में ऑस्ट्रेलवी कंपनी को रेकोडिक मंसूबे का ठेका दिया गया, उसके फ़ायदे की बजाय उल्टा पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। अब बलूचिस्तान के मदनी ज़खायर की दरियाफ्त के लिए एक मुकामी कंसोर्शियम सामने आया। तकरीबन 6 बड़ी मुकामी कंपनियों पर मुश्तमिल इस कंसोर्शियम ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रेकोडिक में मदनी ज़खायर दरियाफ्त करने की पेशकश की और साथ ही इस कंसोर्शियम ने दस्तावेज़ात और फिजिबिलिटी स्टडी के साथ अपनी जामे तजावीज़ भी पेश की हैं और कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर की दरियाफ्त करना चाहती है, जिससे बलूचिस्तान समेत इस खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो सकता है। ताहम गवर्नमेंट बलूचिस्तान तजावीज़ का जायज़ा लेने की यकीन दहानी करा चुकी है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है, बलूचिस्तान में तांबे और सोने के ज़खायर मुल्क की तरक्की में कितने मददगार साबित हो सकते हैं आपके ख्याल में? आई थिंक दुआ जितना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। मैंने से वेस्टेड इंटरेस्ट, आई डोंट ब्लेम वर्ल्ड, हमारे अपने लोग इसमें शामिल हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। इफ्तिखार चौधरी ने पाकिस्तान का तबाह कर दिया जब रेकोडिक के मामले में जाके सारा काम रोका और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान ने $6.5 बिलियन का पाकिस्तान को के खिलाफ फैसला है और अब उसके बाद वो अभी भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि शायद कोई किसी की जाकर करके थोड़ा बहुत कम हो जाए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के सारे ये लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर चलते हैं। बलूचिस्तान में बहुत अच्छा है। आई थिंक इसको बिल्कुल बलूचिस्तान में इमीडिएटली स्टडी करनी चाहिए, एमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए और अगर ये फीजिबल है तो इनको फेयर तरीके से पाकिस्तान हुकूमत साथ मिलके इसको चलाए। ठीक है, मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बदल देगा। इतना वहाँ पर गोल्ड तांबा ये वहाँ पर है और इसीलिए बलूचिस्तान में ये अनरेस्ट, लड़ाई झगड़े, बलूचिस्तान को अलग करने के बाद इंडिया, ये सब लगे हुए हैं। आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वी मस्ट कैच ऑन इट। ठीक है जी, तमाम एक्सपर्ट से गुजारिश भी है थोड़ा वक्त का ख्याल रखिएगा, वक्त हमारे पास इस पार्ट के लिए कम है। जी फैसल हुसैन साहब। देखिए तो कितने मामलात पे हम ये कहते हैं कि चौधरी इफ्तिखार ने जो है इधर इधर जो है वो तबाही फेर दी अपने फैसलों के ज़रिए। तो जब हम ये कहते हैं तो फिर हमें ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसी थी वो दुरुस्त थी, उनके इक़दाम जो उनके हवाले से थे वो दुरुस्त थे, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान जो है उस वक्त जो है परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खड़ा होकर सड़कों पर निकल आया था। यार फिर आमिर भाई मस्करापन आपका बिल्कुल दुरुस्त था। नहीं, आप सीरियस बात को समझें कि लगाया पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से संजीदा गुफ्तगू में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और आप गैर संजीदा लगाया था, उन्हें जनरल मुशर्रफ ने ही लगाया था। चले फैसल साहब कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको समझ नहीं है ना, बात क्लियर किया करें। हाफिज तारिक साहब आपने कर लिया, मैं कर लूं? अरे मेरी बात तो नहीं दे, मेरी बात में छिछोरापन सुन लेते थे। क्विकली मैंने आपसे गुजारिश की है, वक्त मेरे पास कम है। जी आप फैसल साहब बोल जाते हैं, क्या करें। जी जी बिल्कुल। तो अब रिकॉर्डिंग की जो यहाँ तक बात आ रही है कि जो नई कंसोर्शियम आया है, अगर इससे जो है पाकिस्तान के लिए बेहतरी का रास्ता निकल सकता है, निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरह इस वक्त नैब का अफसरान पे खौफ है, तो उसमें कौन सा अफसर जो है वो इन हालात में जो है इतने बड़े मंसूबे पे जो है वो दस्तखत करेगा, उसकी मंजूरी देगा? जी हाफिज तारिक साहब क्विकली प्लीज। बात ये है जी कि जो अच्छा काम होने लगा है या होना चाहता है उस पर हमें मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज में हम अगर अपने मामलात को देखते रहे तो कोई काम किसी तरफ नहीं लगने वाला। ये बिल्कुल ठीक बात है, लोग खौफजदा भी हैं, लेकिन बहरहाल ये जो एक नया एक सिलसिला शुरू होने लगा है, अल्लाह करे कि ये तोड़ पहुंचे ताकि पाकिस्तान के जो मुआशी और इक्तिसादी मसाइल हैं और बहुत सारी चीजें हैं वो हल की तरफ जाए। सही है जी आमिर साहब। प्राइम मिनिस्टर अदालती निज़ाम में इस्लाहात की कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ये जो रिकॉर्डिंग का इशू है, बलूचिस्तान का मकामी कंसोर्शियम हो या कोई हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता 1 इंच आगे बढ़ जाएं।
इसको लाएं CCI में बिठाएं, सीरियसली सब सूबों को, अपोजिशन को साथ बिठाएं, क्योंकि आपको $6.5 बिलियन का जुर्माना भी अभी कहीं ना कहीं आ जाना है। तो बेहतर होगा सब चीज़ों को एतमाद में लेके करें, वरना आलमी कुव्वतें अपनी कंपनियों को किसी सूरत में डाउन नहीं होने देंगे, जिनके पैसे भी लेने हैं। तो बजाय सस्ते किस्म की शोहरत के बयानात देने के सीरियसली काम करें, CCI में लाएं और बैठ के पायदार फैसले करें। सही जी। अयाज खान साहब, इसके शमसुद्दीन शेख साहब एक शख्सियत हैं जिन्होंने उस कंपनी को ये कायल किया है इतने अरसे में कि $6.5-7 अरब से आपका क्या बनेगा। तो ये बेहतर है कि इस पे काम किया जाए और होपफुली वो कंपनी तो राजी है, अब बाकी काम हमारा है, देखें हम कब करते हैं, हम क्या करते हैं। जी इलियास जी, इसमें तख़यीर नहीं करनी चाहिए, इसको फौरी तौर पर माजी में इस पर काम हुआ, फिर आपस में आपको पता है कि कानूनी तौर मसलों में चले गए फिर, लेकिन अब ये इस पर करना चाहिए, ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की के लिए। ठीक है इलियास साहब, माज़रत के साथ वक्त मेरे पास हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।